इमेजिन कीजिए कि सोसाइटी के सबसे लोअर क्लासेस में जन्मा एक बच्चा जिसे दूसरों के समान नल से पानी पीने की परमिशन नहीं थी, जिन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए क्लास के बाहर बैठना पड़ता था, जहां जाति आपके जन्म से पहले ही आपका फ्यूचर तय करती है। लोग उन्हें अनटचेबल मानते थे, लेकिन उनके पास ऐसा दिमाग था जिसे कोई छू नहीं सकता था। उन्हें लगातार अपमान और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी बुक्स उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड बन गई और महू की धूल भरी गलियों से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रैंड हॉल तक एक एक कदम एक एक स्ट्रगल करके आगे बढ़े। जिस लड़के को पानी देने से मना किया गया था, वह एक दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा। उनकी लड़ाई सिर्फ लॉ के लिए नहीं थी, बल्कि डिग्निटी, एजुकेशन, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के लिए भी थी, जिसके बारे में उन्होंने न केवल बात की बल्कि उसका पालन भी किया। यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने पेन को पावर में बदल दिया, और यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी, जिसे डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में अंबेडकर नगर में हुआ था। अंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के 14वीं और आखिरी बच्चे थे, जिनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत यानी अनटचेबल माना जाता था। अपने आसपास की सोसाइटी के लिए भीमराव इंसान भी नहीं थे, बल्कि वे एक शैडो और आउटकास्ट आदमी थे। उनके पिता रामजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। वे पावर ऑफ एजुकेशन में बिलीव करते थे। हालांकि फैमिली के पास बहुत कम पैसा था, तो रामजी ने यह इंश्योर किया कि उनके बच्चे कम से कम पढ़ लिख सके, जो उस समय दलित के लिए एक रेयर प्रिविलेज था। उन्होंने खुद से पढ़ाई की और ब्रिटिश सिस्टम के तहत काम भी किया था। छोटा भीम जैसे कि उसे बुलाया जाता था, एक ऐसी दुनिया में बड़ा हो रहा था जहां उसके मात्र छूने से उच्च जाति के हिंदुओं को अपवित्र कर सकता था। स्कूल में उसे और दूसरे दलित बच्चों को ऊपर कास्ट के स्टूडेंट से अलग बोरे पर बैठना पड़ता था, यहाँ तक कि उन्हें पानी के बर्तन को छूने की परमिशन भी नहीं थी। अगर उन्हें प्यास लगती तो कोई एक चपरासी ऊपर से पानी डालता, जैसे आप कुत्ते के लिए डालते हो ना, वैसे ही। और अगर चपरासी स्कूल ना आया हो तो उन्हें पूरे दिन बिना पानी के रहना पड़ता था। अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था और उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वे नीच पैदा हुए थे। एक दिन जब वे अपना स्कूल बैग ले जाना भूल गए तो उन्हें क्लास के बाहर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस दिन उन्होंने पहला सबक सीखा कि अगर सोसाइटी आपकी कीमत को देखने से मना करती है तो टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। फिर भी वह क्लास में सभी से आगे निकल गया। उसका दिमाग बहुत तेज था और धीरे धीरे उसकी एकेडमिक जर्नी ने ऐसे रास्ते खोल दिए जो अधिकांश दलित के लिए बंद थे। भीमराव का ओरिजिनल फैमिली सरनेम सकपाल था, लेकिन जब उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया तो उनके पिता ने उनका नाम अंबाडावेकर के रूप में रजिस्टर किया, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। उनके एंस्ट्रल विलेज अंबाडावे से लिया गया था। लेकिन एक आदमी ने सब कुछ बदल दिया। स्कूल में उनके ब्राह्मण टीचर कृष्ण केशव अंबेडकर ने भीम की बुद्धि और ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने उनका गाइडिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने भीम को अपने पास बैठने की परमिशन दे दी। उन्होंने भीम को अंबाडावेकर से छोटा करके अंबेडकर सरनेम दिया और भीमराव ने अपना लिया। किताबें ही उनकी एकमात्र रिफ्यूज यानी प्रोटेक्शन बन गई। जब दुनिया ने उन्हें टेबल पर जगह देने से मना कर दिया तो उन्होंने पन्नों में शक्ति पाई। भीमराव अंबेडकर के लिए एजुकेशन केवल सीखना नहीं था, यह विद्रोह था। जैसे ही उन्होंने बहुत मुश्किलों के बावजूद अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी की, तभी एक अनोखी घटना घटी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। साल 1907 में वे इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाने वाले पहले अनटचेबल बन गए। यह न केवल उनके लाइफ में बल्कि इंडियन हिस्ट्री में भी एक माइलस्टोन था। वहाँ भी उन्हें सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स उनके पास नहीं बैठते थे, प्रोफेसर उन पर नजर रखते थे, लेकिन अंबेडकर ने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल की। उन्होंने फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का नॉलेज उसी प्रकार एब्जॉर्ब किया जैसे फायर फ्यूल को एब्जॉर्ब करती है। साल 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने अंबेडकर को 3 साल तक के लिए 11.50 पाउंड पर मंथ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की। एक ऐसी जीवन रेखा जिसने भारत की डेस्टिनी बदल दी। इसके साथ ही भीम एक जहाज पर सवार होकर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। वह न्यूयॉर्क पहुंचे और भारत के भेदभाव से दूर आईवी लीगविज इंस्टीट्यूशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि जाति की छाया के बिना जीने का क्या मतलब होता है। किसी ने उनका सरनेम नहीं पूछा, किसी ने उनकी एबिलिटी पर सवाल नहीं उठाया। कोलंबिया में उन्होंने इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और फिलोसफी का स्टडी किया। अंबेडकर ने अपने
अपने गुरु प्रोफेसर जॉन डेवी के गाइडेंस में एक नया पर्पज खोजा। डेवी से उन्होंने सिर्फ यह नहीं सीखा कि कैसे सोचना है, उन्होंने यह भी सीखा कि क्यों सोचना है और किसके लिए। साल 1916 तक अंबेडकर ने इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन को चैलेंज करना शुरू कर दिया था, प्रोटेस्ट में नहीं बल्कि विचारों में। उसी साल उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी थीसिस प्रेजेंट की जिसका नाम था कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। यह सिर्फ एक रिसर्च पेपर नहीं था, पहली बार किसी ने कास्ट सिस्टम का एनालिसिस ऐसे किया जैसे कोई साइंटिस्ट किसी बीमारी का स्टडी करता है। जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे तब अंबेडकर इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाति के एनालिसिस कर रहे थे जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वे यही नहीं रुके, कोलंबिया में एमए और पीएचडी पूरी करने के बाद वे लंदन चले गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में एडमिशन लिया और साथ ही ग्रेज इन में लॉ की पढ़ाई करने के लिए भी एडमिशन लिया और उसी में बैरिस्टर एट लॉ बन गए। इस दौरान उन्होंने एक साथ कई डिग्री हासिल की जो ज्यादातर लोगों के लिए अनइमेजिनेबल था, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कोई फाइनेंशियल या सोशल सेफ्टी नेट नहीं था। साल 1917 में वे बड़ौदा स्टेट की सेवा करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए भारत लौटे, लेकिन उन्हें फिर से अपमान का सामना करना पड़ा। उनकी जाति के कारण उन्हें घर, खाना और सम्मान से वंचित रखा गया, लेकिन उनका मिशन इन चीजों से कहीं अधिक इम्पोर्टेंट था। वे लंदन लौट आए और LSE से इकोनॉमिक्स में DSc पूरा किया। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर एक थीसिस लिखी। यह काम इतना इम्प्रेसिव था कि बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके कुछ पार्ट्स को मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज किया। साल 1920 के शुरू में वे हमेशा के लिए भारत लौटे। तब तक अंबेडकर अपनी जनरेशन के सबसे एजुकेटेड इंडियन बन चुके थे, लेकिन जब वे भारत लौटे तो उनका वेलकम तालियों से नहीं बल्कि बंद दरवाजों, घृणा भरी निगाहों और वही पुराने सवाल आपकी जाति क्या है, इन्हीं चीजों से किया गया। पूरे ब्रिटिश एम्पायर में सबसे एजुकेटेड आदमियों में से एक होने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी महान पहचान के कारण बॉम्बे में घर देने से मना कर दिया। उन्हें ऑफिसर्स में अपमानित किया जाता था, अलग कुर्सियों पर बैठाया जाता था, डिस्पोजल कप में चाय दी जाती थी या यूं कहे तो उन्हें चाय बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। उनकी जाति उनके साथ अभिशाप की तरह रही, चाहे उन्होंने कितनी भी डिग्री क्यों न ली हो। और तभी उन्हें एक गंभीर बात का एहसास हुआ कि एजुकेशन तब तक मुक्ति का साधन नहीं है जब तक वह सामाजिक बंधनों को नहीं तोड़ती। अब समय सिर्फ किताबों में लिखे विचारों का नहीं रह गया है, अब समय है कार्यवाही का। इसके बाद साल 1927 को उन्होंने महान सत्याग्रह ड्रिंकिंग डिजनिटी की शुरुआत की। अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाड़ में हजारों दलितों के बीच में 14 टैंक से पानी पीकर एक रिवोल्यूशनरी काम किया। यह टैंक पब्लिकली था, फिर भी सदियों से दलितों को इसका पानी छूने या पीने की परमिशन नहीं थी। अंबेडकर ने डिक्लेयर किया कि हम जानवर नहीं है, हमें भी पानी का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। ऊंची जातियां इस बात से नाराज थी। दलितों द्वारा पानी पीने के बाद भीड़ ने टैंक को गौमूत्र और गंगा जल से शुद्ध किया और दावा किया कि यह अपवित्र है। लेकिन अंबेडकर पीछे नहीं हटे, उन्होंने 2000 साल पुराने सिस्टम को चुनौती दी। फिर इसके बाद उन्होंने 25 दिसंबर साल 1927 को बर्निंग द मनुस्मृति फायर अगेंस्ट इनजस्टिस की शुरुआत की। अंबेडकर ने महाड़ में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान एंशिएंट हिंदू लॉ की बुक मनुस्मृति को जला दिया। इसी बुक ने कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी की फाउंडेशन रखी थी। इस बुक में ब्राह्मणों को सुप्रीम और शूद्रों को गुलाम डिक्लेयर किया गया था और अनटचेबिलिटी को सही बताया गया था। अंबेडकर ने इसे कहा अन्याय का डॉक्यूमेंट, गुलामी का स्क्रिप्चर। कई लोगों के लिए यह ईश्वर की निंदा थी और छोटे लोगों के लिए यह आजादी की पहली चिंगारी थी। साल 1930 में द कालाराम टेम्पल एंट्री सत्याग्रह की शुरुआत की। अंबेडकर ने नासिक में कालाराम टेम्पल में हजारों दलितों के साथ साफ सुथरे कपड़े पहने और डिसिप्लिन के साथ मंदिर में गए। बाकी सभी लोगों की तरह मंदिर में प्रेयर करने गए थे, लेकिन पुजारियों और ऊंची जातियों ने दरवाजे बंद कर दिए, पत्थर फेंक के गालियां दी गई। लेकिन अंबेडकर कई दिनों तक वहीं रहे। उन्होंने कहा कि अगर भगवान इस मंदिर में रहते हैं तो हमें भी उन्हें देखने का अधिकार है, और अगर वो नहीं रहते हैं तो हमने झूठ को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने अपने नॉलेज को रिवोल्यूशन में बदल दिया था। अब वे सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर नहीं रह गए थे, वे लाखों लोगों की आवाज, आग और उम्मीद बन गए थे। कई दशकों के अपमान और स्ट्रगल के बाद नियति ने आखिरकार सत्ता के द्वार खोल दिए और उसने एक ऐसे आदमी को चुना जिसे कभी पानी की एक बूंद भी नहीं दी गई थी। साल 1947 में जब ब्रिटिश एम्पायर भारत से चले गए तो एक नया चैप्टर शुरू हुआ और अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में भारत का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर अपॉइंटेड किया गया। लेकिन इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। अंबेडकर ने गांधी, कांग्रेस और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को खुलेआम क्रिटिसाइज किया था। फिर भी नेहरू जानते थे जस्टिस, लॉ और इक्वालिटी को अंबेडकर जितना कोई नहीं समझता। अंबेडकर अब एक पागल आदमी की तरह काम करने लगे। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड और दूसरे कंट्रीज के 60 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टडी किया, दिन रात, पेज आफ्टर पेज, क्लॉज आफ्टर क्लॉज। उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जो न सिर्फ एक देश पर रूल करेगा बल्कि एक टूटी हुई सिविलाइजेशन को भी
ठीक करेगा। 26 नवंबर साल 1949 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया, जब वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था और आज भी बना हुआ है। इसमें यह लिखा गया है कि पहला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, वन पर्सन वन वोट। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड बिलीफ। तीसरा, इक्वल राइट्स टू वुमेन। चौथा, प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एक ऐसे आदमी के लिए जो कभी क्लासेस के बाहर बैठा करता था, जिसे पानी नहीं दिया जाता था और जिसे उसकी जाति के कारण अपमानित किया जाता था, यह एक पर्सनल इशू था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाई गई है। लेकिन अंबेडकर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। लॉ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें महिलाओं को इनहेरिटेंस, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया। कंजर्वेटिव लीडर्स और कांग्रेस के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण बिल को कमजोर कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया और इसे इग्नोर कर दिया गया। अंबेडकर को विश्वासघात फील हुआ, जिसके कारण साल 1951 में उन्होंने नेहरू कैबिनेट से रिजाइन देते हुए कहा कि इनइक्वालिटी को अछूता छोड़ना रिवोल्यूशन की रूट्स को छोड़ना है। उन्हें रियलाइज हुआ कि जब तक वे हिंदू धर्म में रहेंगे, जाति की छाया उनका पीछा करती रहेगी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐसा दिन आया जो लाखों लोगों के लिए पवित्र बन गया। अंबेडकर ने 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स के सामने हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। यह एक मास कन्वर्जन मूवमेंट था, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़े मूवमेंट में से एक था। व्हाइट कपड़े पहने शांत भाव से खड़े होकर उन्होंने बर्मा के सीनियर बौद्ध भिक्षु भंते चंद्रमणि महास्तवीर के गाइडेंस में बौद्ध धर्म की शपथ ली। अंबेडकर ने सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने एक नया स्पिरिचुअल मैनिफेस्टो तैयार किया, जिसमें उनको 22 प्रतिज्ञा लेनी थी। कुछ प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा था, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं रखूंगा, मैं वेदों या शास्त्रों की अथॉरिटी को मान्यता नहीं दूंगा, मैं सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास रखूंगा और मैं बुद्ध की टीचिंग का पालन करूंगा। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से अंबेडकर ने कास्ट हायरार्की, मूर्ति पूजा और पुजारी डोमिनेंस को अस्वीकार कर दिया और फिर उसने वे शब्द कहे जो बिजली की तरह गुजे, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। उन्होंने जस्टिस के लिए जीवन जिया, उन्होंने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, हेल्थ, पावर, पीस, ताकि बेजुबानों को आवाज मिल सके। बौद्ध धर्म अपनाने के मात्र 14 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में स्थित अपने घर पर ही नींद में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत हो गई। मुंबई, नागपुर, दिल्ली और पुणे की सड़कें शोक मनाने वाले से भर गई। उन्होंने अपना पिता, अपनी आवाज, अपनी उम्मीद खो दी है। उनकी रचनाएं जाति का विनाश, बुद्ध और उनका धर्म और शूद्र कौन थे, ये सब हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया और दुनिया भर के यूनिवर्सिटी में स्टडी किया जाता है। आज उन्हें इस रूप में याद किया जाता है, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ दलित मसीहा, अ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल और अ सिंबल ऑफ सोशल जस्टिस। उनके स्टैचू ने न केवल भारतीय शहरों में बल्कि लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और जोहान्सबर्ग में भी ऊंची जगह पर खड़ी है। उनका बर्थडे 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना।